इस चैप्टर में हम एक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी से लेके अब तक, क्यों डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे डेट्स चूज़ की गई, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बट हम कुछ ही इवेंट्स क्यों पढ़ते हैं, हमें कुछ ही इवेंट्स पे फोकस क्यों कराया जाता है, राइट। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कहाँ से मिली है और अब तक वो कहाँ सेव्ड है, कहाँ रखी हुई है, हम अभी भी चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक टाइम फ्रेम ऑफ द पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड के बारे में बात की गई है, तो मॉडर्न पीरियड कब से कब तक एक्सटेंडेड है। मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से लेके अब तक का जो टाइम है अब तक एक्सटेंडेड है। इस टाइम को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड। ये कुछ 250 ईयर्स का टाइम है और इस पीरियड में इतने सारे चेंजेस आए, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी चेंजेस आए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। देन काफ़ी कंट्रीज़ जैसे कि USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन सब में भी कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन चल ही रहे थे, कुछ ना कुछ झगड़े चल ही रहे थे। और ये पीरियड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो इंडियंस थे वो अपने राइट्स के लिए जागे थे, अपने राइट्स को समझे थे कि अब हमें ब्रिटिशर्स के आगे झुकना नहीं है, अब हमें इंडिया को आज़ाद कराना है और हमें एक आज़ाद इंडिया में रहना है। और उस आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन सब लोगों के बारे में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई आर डेट्स इम्पॉर्टेंट। डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। कुछ हिस्टोरियंस ने हमारे लिए एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी बना दी है अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम इसी पे फोकस करें। हर कंट्री में अलग अलग हिसाब से लोग फोकस करते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से फोकस किया था। कौन सा टाइम पीरियड था वो वॉरेन हेस्टिंग वाला जो टाइम था, वॉरेन हेस्टिंग से लेके के जो लास्ट वाइसरॉय थे। और हम लोग जितना स्टार्टिंग से हमारी कंट्री ने झेला है, ब्रिटिश के आने से भी पहले, ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले का जो पार्ट है, जो हमारी कंट्री सफ़र कर रही थी या जो हमारी कंट्री में हो रहा था, हम वो सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम डेट्स क्यों पढ़ें, हिस्ट्री की डेट्स कहाँ काम आती हैं। हिस्ट्री की डेट्स काम आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आती हैं, दूसरा आपकी माइंड शार्प करने में काम आती हैं। वो कैसे, जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, तो हमारे माइंड पे जोर पड़ता है, उसे मेमोराइज करने की कोशिश करता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इज़ हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक डेट नहीं पता होगी तो हम आगे की डेट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। सपोज़ आप कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जानना चाहते हैं, अभी तो आप क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आप डेट्स को लिंक करने लगते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ें, खाली पास होने के लिए ना पढ़ें। जब आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं और हम डेट्स को लिंक कर रहे हैं तो हमें एक डेट याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ। अब ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ, उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, इन दोनों के बीच में कितना गैप था। अब जब तक हमें वो 2 डेट्स नहीं याद होंगी या वो 2 डेट्स हमें पता नहीं होंगे तो हम उनके बीच में लिंक पता नहीं कर पाएंगे। अब जितने भी इवेंट्स हुए उसके पीछे एक फ़िलॉसफी, हर इंसान की इस पे अपनी एक सोच होती है। अगर कुछ इवेंट्स हुए, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये सब एक फ़िलॉसफी पे आ जाता है। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो था वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इनके हिसाब से ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में कुछ हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे उनका एब्सोल्यूट पावर था। एब्सोल्यूट पावर मतलब टोटल कंट्रोल था। और यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्टिज़म था, बहुत सारे सोशल इविल्स थे जैसे कि सती वगैरह, बहुत सारा अंधविश्वास था इंडिया में।
अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। और फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को हटाने में बहुत सारी कोशिशें की, और जितने भी सोशल इविल्स थे, कास्टिज़म थे, इन्होंने उस पर वर्क किया, और इंडिया में कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और मॉडर्न कल्चर्स और आर्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बेहतर हुआ। ऐसा जेम्स मिल कहते हैं, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। दिस नेम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड्स में अगेन डिवाइडेड है, एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं हमने वेस्ट से ली है, और उसमें साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। अगर हम मीडिएवल पीरियड की बात करते हैं तो मीडिएवल पीरियड में कहीं भी मॉडर्न सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं है। और हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो जो ब्रिटिश रूल था उसमें कहीं भी इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म से ही एक रिलेटेड टॉपिक है इंपीरियलिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। इंपीरियलिज्म एक लैटिन वर्ड है, इंपीरियम, उससे बना है, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर। कोई भी रिच और पावरफुल कंट्री जब अपना एक्सपेंशन करती है, किसी वीक कंट्री पे पूरा कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है किसी भी तरीके से, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस के जरिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, तब उसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोलोनियलिज्म की। कोलोनियलिज्म मतलब जब कोई स्ट्रांग और रिच कंट्री अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करती है, राइट? कॉलोनी स्टैब्लिश करती है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन भी होता है लोकल पब्लिक में, मेंटेनेंस भी होता है, एक्विजिशन भी होता है, और ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोलोनियलिज्म एक छोटा वर्ड है इंपीरियलिज्म के लिए। इंपीरियलिज्म इज अ बिग पिक्चर, इज अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ डोमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि बहुत सारी कुछ पास्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन रही होगी जो हम तक पहुंची है। अब वो कैसे पहुंची है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब एजुकेशन बढ़ रहा था, एजुकेशन का एरा एक टाइम पे बढ़ता जा रहा था, तो लोगों में पढ़ने की, लिखने की, बुक्स वगैरह लिखने की, आर्टिकल्स वगैरह लिखने की जो एक हैबिट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। उसके चलते प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो उसकी वजह से बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सब भी सामने आए, और वो एक सबूत के तौर पे या वो एक रिकॉर्ड के तौर पे हमें मिलते चले गए। लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनके रिकॉर्ड्स उन्होंने रखने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिशर्स को सडनली लगा कि जो राइटिंग पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो क्यों ना हम सब चीज का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। जो भी वो इंस्ट्रक्शंस मिलते थे उनको, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता था, जो भी प्लान, पॉलिसी, जो भी उनका बनता था, सब चीज वो लोग लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। देन एक इम्पॉर्टेंट मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बननी शुरू हुई। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग रूम होना चाहिए, तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में एक अलग रूम स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब चाहे वो विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, हर जगह एक रिकॉर्ड रूम बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स और राइटिंग्स मिलती हैं। देन न्यूज़पेपर्स का जमाना आया। न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स बनता चला गया। उस टाइम पे न्यूज़पेपर पे न्यूज के साथ साथ कार्टून्स, लेटर्स, एडिटोरियल्स और एडवर्टीजमेंट्स भी छपने लगे थे। इसी के चलते इंडिया में कुछ फेमस आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी स्टैब्लिश हुए। एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, वो 1920 में बिल्ट हुआ, जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग्स वहां पर रिकॉर्डेड हैं, डायरीज हैं, लेटर्स हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं।
द नेक्स्ट वन इज द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। इसमें बहुत सारे आपको पुराने कॉइन्स, पेंटिंग्स, वेपन्स, ज्वेलरी, आर्टफैक्ट्स, ये सारी चीजें उस पीरियड की, पास्ट की मिल जाएंगी। देन हैदराबाद में एक और म्यूजियम है जिसका नाम है सलाजंग म्यूजियम। सलाजंग म्यूजियम में कुछ 43,000 आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और 50,000 बुक्स हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। और उसके साथ साथ इंडियन आर्ट, यूरोपियन आर्ट, चिल्ड्रंस आर्ट और बहुत ही रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगा। इन सब का अलग सेक्शन है वहां पे। लिटरेरी सोर्सेस के अलावा सर्वेइंग और मैपिंग भी बहुत जोरों पे था उस टाइम पे। बिना सर्वे किए कोई भी कंट्री, कोई भी रिच या पावरफुल कंट्री किसी स्मॉल कंट्री या वीक कंट्री पे अपना होल्ड नहीं जमा सकती थी। उनको उस कंट्री का पूरा एरिया का पता होना चाहिए, तभी वो उस कंट्री पे अपना होल्ड जमा सकती थी। तो जैसे जैसे सर्वेइंग कॉमन होता गया, वैसे वैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफी सर्वे किया। एक सर्वेयर जनरल भी अपॉइंट किया गया इंडिया में 1815 में। और 1821 में H.W. वॉयसरॉय ने हैदराबाद रीजन का एक मैप बनाया था कि प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप था। 1851 को स्टैब्लिशमेंट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मार्क किया गया। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी हिमालयन रेंजेस से, बिटवीन रिवर रावी एंड गंगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोस्टल एरियाज में भी उन्होंने सेटलमेंट्स किए थे, तो वहां पे भी मैपिंग और सर्वेइंग स्टार्ट हुई थी। 19th सेंचुरी के आते आते सर्वे एक मैप में तब्दील होना शुरू हो गए थे। जो जो उन्होंने सर्वे किया था वो सारी चीजें वो मैप पे प्लॉट करते जा रहे थे। ऐसा करते करते ब्रिटिशर्स ने इंडिया का ऑलमोस्ट हर चीज का मैप बना लिया था, चाहे वो सॉइल का हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, तक कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कौन एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है, कौन जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी भी डिटेल ब्रिटिशर्स के पास धीरे धीरे आ गई थी। उसके अलावा उन्होंने बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे भी शुरू कर दिया था। इसी के चलते उनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ था। उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी कि कहां से उन्हें पैसा मिल सकता है, कहां की सॉइल कैसी है और किस सॉइल से उन्हें क्या उगाना चाहिए कि उससे उन्हें प्रॉफिट मिले। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में खाली ये सारी चीजें ही नहीं थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बायोग्राफीज भी ऐड होती चली गई, ऑटोबायोग्राफीज भी, मैगजीन्स भी, जर्नल्स भी, और जो ट्रैवलर्स ने बहुत सारी चीजें इंडिया के बारे में लिखी थी वो सारी चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐड होती चली गई। पहली ऑटोबायोग्राफी रसुंदरी देवी ने लिखी थी, जो कि फर्स्ट वुमेन थी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली। शी वॉज अ बंगाली। उन्होंने वो ऑटोबायोग्राफी बंगाली में लिखी थी। उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी, नॉवेल्स थी, जो कि उस टाइम को दर्शाती थी या रिफ्लेक्ट करती थी। शरद चंद्र चैटर्जी और प्रेमचंद जी ने कुछ पीजेंट्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी। नील दर्पण एक प्ले हुआ करता था, नील दर्पण, वो दीना बंधु मित्र ने लिखा, जो कि वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन पे था। यानी कि जो इंडिगो प्लांटेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके टाइम पे जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे उस टाइम के, और वो खाली इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं, उर्दू, बंगाली, पर्शियन, तमिल, गुजराती, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। केसरी बाल गंगाधर तिलक जी ने, राजा राम मोहन रॉय की मिरातुल अखबार था। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने डेट्स यहाँ पे हाईलाइट की हैं, कुछ न्यूज़पेपर के नाम, कुछ लोगों के नाम जो हाईलाइट किए हैं, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर मत होने दीजिएगा। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।